जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में अहिंसक संघर्ष की तस्वीरें आती हैं। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिसमें सशस्त्र क्रांति थी, त्याग था और बेमिसाल हिम्मत थी। तो आज हम आज़ादी के संग्राम के उसी दूसरे लेकिन बहुत शक्तिशाली चेहरे को जानेंगे। तो सवाल यही है कि शांतिपूर्ण संघर्ष के अलावा वो दूसरा चेहरा आखिर था क्या? देखिए, ये कहानी उन क्रांतिकारियों की थी जिनका एक सीधा सा सिद्धांत था कि आज़ादी भीख में नहीं मांगी जाती, उसे हासिल किया जाता है, उसे जीता जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर वो क्या वजहें थीं जिन्होंने पूरे भारत में इस सशस्त्र विद्रोह की आग को भड़काया? ये चिंगारी लगी कहाँ से? देखिए, क्रांति की ये आग किसी एक वजह से नहीं भड़की थी, इसके पीछे कई कारण थे। एक तरफ तो बार बार अकाल पड़ रहे थे और अंग्रेजी हुकूमत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। ऊपर से लॉर्ड कर्जन की नीतियां, वो तो जैसे आग में घी का काम कर रही थीं। लेकिन वो आखिरी चिंगारी साबित हुआ 1905 का बंगाल विभाजन। इस एक फैसले ने पूरे देश के नौजवानों के दिलों में जैसे बलिदान की एक लहर पैदा कर दी। और हाँ, साथ ही साथ अमेरिका, फ्रांस और इटली जैसी जगहों पर हुई क्रांतियों से भी प्रेरणा तो मिली रही थी। तो इन्हीं सब वजहों से संघर्ष की पहली लहर उठी। ये आंदोलन देश के अलग अलग कोनों में फैलना शुरू हुआ और हर जगह इसके अपने हीरो उभर कर सामने आए। अगर हम इस आंदोलन के शुरुआती सेंटर्स की बात करें तो महाराष्ट्र एक बहुत ही अहम केंद्र था। हम कह सकते हैं कि ये विद्रोह का एक तरह से गढ़ था, जहां सशस्त्र संघर्ष की नींव रखी जा रही थी। और इसी जमीन से निकले दो बड़े चेहरे। एक थे वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्हें इस आंदोलन का एक तरह से प्रीकर्सर माना जाता है। उन्होंने तो 1879 में ही हथियार उठा लिए थे। फिर 1897 में चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी, जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक सीधी चुनौती थी। और यहीं से विनायक दामोदर सावरकर जैसे क्रांतिकारी विचारक भी सामने आए। तो महाराष्ट्र अगर क्रांति की शुरुआती जमीन थी, तो बंगाल तो विभाजन के बाद इसका धधकता हुआ केंद्र बन गया। यहाँ विद्रोह ने एक बिल्कुल नया और ज्यादा संगठित रूप ले लिया। और यहीं से सामने आती है खुदीराम बोस की कहानी। साल था 1908। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट को मारने की कोशिश की। वो कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन पकड़े जाने से पहले प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया। सोचिए, इतनी कम उम्र में उनकी शहादत ने न जाने कितने ही युवाओं के दिलों में क्रांति की वो आग जला दी। आज़ादी की ये लड़ाई सिर्फ भारत की सरहदों के अंदर नहीं थी। नहीं, इसकी गूंज विदेशों में भी सुनाई दे रही थी, जहां भारतीय क्रांतिकारी इस लड़ाई को मुनज़्ज़म कर रहे थे। और देखते ही देखते ये आंदोलन ग्लोबल हो गया। 1905 में लंदन का इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का एक बड़ा अड्डा बन गया। 1907 में मैडम कामा ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या करके ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। और 1913 तक तो अमेरिका में गदर पार्टी बन चुकी थी, जिसका एक ही मकसद था, भारत में सशस्त्र विद्रोह। मैडम कामा के शब्दों में उस पल का पूरा जज्बा महसूस किया जा सकता है। उन्होंने ऐलान किया, ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है। ये शहीद भारतीय युवाओं के रक्त से पहले ही पवित्र हो चुका है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये पूरी दुनिया के सामने भारत की आज़ादी का एक जोरदार ऐलान था। पहले विश्व युद्ध के बाद इस आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। अब स्टेज पर एक नई पीढ़ी थी, नए संगठन थे और उनका इरादा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। और इस नई पीढ़ी के चेहरे थे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। उनका संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, इसका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। नहीं, वो एक ऐसा समाजवादी भारत बनाना चाहते थे जहां किसानों और मजदूरों का शोषण न हो। HSRA के सबसे बड़े कामों में से एक था 1925 का काकोरी कांड। मकसद था क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसा इकट्ठा करना। एक्शन तो सफल रहा, लेकिन इसके बाद अंग्रेज सरकार ने बहुत बेरहमी से धरपकड़ की। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे हमारे हीरोज को फांसी दे दी गई। इस दूसरी लहर के क्रांतिकारियों का जज्बा उनके इस नारे में साफ झलकता है, हम दया की भीख नहीं मांगते,
हमारी लड़ाई का फैसला है जीत या मौत। मतलब साफ था, कोई बीच का रास्ता नहीं, या तो पूरी आज़ादी या कुछ भी नहीं। और फिर हुआ लाहौर षड्यंत्र केस। ये लाला लाजपत राय की शहादत का बदला था। 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस एक कदम ने पूरे देश को हिला के रख दिया, और 23 मार्च 1931 को जब उन्हें फांसी हुई तो वो हमेशा के लिए हमारे नेशनल हीरो बन गए। अब हम इस सशस्त्र संघर्ष के आखिरी और शायद सबसे बड़े अध्याय पर आते हैं। एक ऐसा अध्याय जिसका नेतृत्व भारत के सबसे करिश्माई नेताओं में से एक ने किया। और वो नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका मानना बिल्कुल साफ था कि अंग्रेजों को हराने के लिए एक बाहरी ताकत के समर्थन से बनी सशस्त्र सेना की जरूरत होगी। भारत से उनका वो नाटकीय ढंग से निकलना और फिर आजाद हिंद फौज बनाना, ये इतिहास के सबसे हैरत अंगेज किस्सों में से एक है। और फिर उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी हमारी रगों में जोश भर देता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐसी पुकार थी जिसने हजारों भारतीयों को इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA में शामिल होने के लिए प्रेरित कर दिया। INA ने जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा के रास्ते भारत पर चढ़ाई की। 1944 में कोहिमा में भारतीय जमीन पर तिरंगा फहराना एक बहुत ही ऐतिहासिक और भावुक पल था। लेकिन अफसोस, खराब मौसम और रसद की कमी की वजह से ये कोशिश रुक गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि इन सब का नतीजा क्या निकला? इन सभी क्रांतिकारियों की विरासत क्या है? अगर हम देखें तो दो अलग अलग रास्ते थे। अहिंसक आंदोलन की ताकत थी आम लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी, जबकि क्रांतिकारी आंदोलन छोटे छोटे गुप्त समूहों में काम करता था। एक का तरीका सविनय अवज्ञा था तो दूसरे का सशस्त्र संघर्ष। तरीके भले ही अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, भारत की पूरी आज़ादी। और अंत में इन क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे देश में हिम्मत और त्याग की एक ऐसी भावना भर दी जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी। तो हम इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन क्रांतिकारियों का बलिदान, जिनकी कहानियां अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो जाती हैं, उन्होंने भारत के आज़ादी के संघर्ष को असल में किस तरह से प्रभावित किया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज़ादी की इस पूरी कहानी को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर करता है।